आखिर कैसे बिक रहे हैं लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स? अगर अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन है, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, तो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स कैसे इतनी तेजी से बिक रहे हैं? और अगर स्लोडाउन नहीं है, तो फिर अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट के घर क्यों नहीं बिक रहे हैं? आखिर क्यों हर बिल्डर अफोर्डेबल से निकलकर लग्जरी और सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है? क्या है यह मार्केट डायनामिक्स? क्या अचानक से इंडिया में होम बायर्स की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, जिसकी वजह से हर कोई लग्जरी और सुपर लग्जरी अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी। दरअसल ये कुछ वो सवाल हैं जो मुझसे कई फोरम पे पूछे जा रहे हैं जब से मैंने बैक टू बैक 2-3 वीडियो किया है कि इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में इन जनरल और इन पर्टिकुलर दिल्ली एनसीआर में स्लोडाउन है, एक क्रैश की आहट है। मुझसे हर फोरम पे ये पूछा जाता है कि लग्जरी और सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स कैसे बिक रहे हैं, कैसे उनकी सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ी है, कैसे उनका एब्जॉर्प्शन इतनी तेजी से बढ़ा है, कैसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के बिल्डर्स लग्जरी और सुपर लग्जरी लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब इतना सीधा और वन लाइनर भी नहीं है। लग्जरी और सुपर लग्जरी में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 100 करोड़ का घर बिक गया, 150 करोड़ का घर बिक गया। उसके पीछे बहुत सारे गणित हैं। सबसे पहले वो रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, वो रिच कार्टेल है जिसका कि पैसा पार्क करने का एक सेफ एवेन्यू है। वहां पे जो बिल्डर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो 100 करोड़ 150 करोड़ में प्रोजेक्ट बेचने की बात कर रहे हैं, वो दावे झूठे नहीं हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मार्केट में झूठी खबर है, ये बिल्डर 40 करोड़ में बेच रहे हैं, 50 करोड़ में बेच रहे हैं और झूठी खबर जा रही है मार्केट में कि 150 करोड़ में 200 करोड़ में बेचा जा रहा है, एक आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है, सच नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का एक गणित आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बिल्डर 40 करोड़ का प्रोजेक्ट बेच कर और उसका मार्केट प्राइस 150 करोड़ या 200 करोड़ रखता है, मार्केट में आप ये खबर देते हैं कि हमने 150 करोड़ में बेचा है, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू आप उसकी 150 करोड़ या 200 करोड़ रखते हैं, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी भी उसी प्रोपोर्शन में लगता है। आप मार्केट में अनाउंस करके कि 190 करोड़ का घर बेचा है, 200 करोड़ का घर बेचा है, उसकी रजिस्ट्री 40 करोड़ के पेपर वैल्यू पे नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात, जब इतने हाई प्रोफाइल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बहुत सारे इनकम टैक्स वगैरह की नजर होती है उस पे। आप उसका कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं और ज्यादातर ये प्लेयर्स लिस्टेड भी हैं। तो अगर एक बिल्डर 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर ऑन रिकॉर्ड उसको 150 या 200 करोड़ दिखाता है, तो कंपनी में उसको उतना रिसीवेबल भी लेना होगा और कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से 25% का उसको प्रॉफिट टैक्स भी देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ेगा। सो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि घर बिक रहा है 40 करोड़ में, बताया जा रहा है 150 करोड़ 200 करोड़, ये सच नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस वाकई हो रहे हैं। मैं एक रियल एस्टेट क्रिटिक होते हुए भी इसको एक्सेप्ट करता हूं, ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और यहीं पर यह समझने की जरूरत है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। दरअसल ये कुछ सेलेक्ट बिल्डर हैं जिनका एक कार्टेल है और इसमें मैं उन बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रोफाइल फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये वो बिल्डर हैं जो एक रिच कार्टेल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर चांदनी चौक का, करोल बाग का, मुंबई में अंधेरी का कोई छोटा व्यापारी उतने पैसे लेकर जाएगा तो वो घर 150 करोड़ 200 करोड़ में बेच देंगे। नहीं, वहां पे बाय इन्विटेशन है, बायर की पूरी स्क्रीनिंग होकर बेची जाती है,
मुंबई में तो एक मीडिया रिपोर्ट भी रही है कि एक सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में बिल्डर 2 यूनिट नहीं बेच पा रहा है क्योंकि उसको सही प्रोफाइल के बायर नहीं मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों का कार्टेल बनाया है अपने प्रोजेक्ट में, तो आप प्रोफाइल का मिसमैच नहीं कर सकते। तो होता यह है कि ये जो सुपर रिच हैं, जिनको अपना पैसा पार्क करना है, उनको ये बिल्डर्स एक सेफ एवेन्यू देते हैं। वो सेफ एवेन्यू ये होता है कि आपका पैसा सेफ है, आपको प्रोफाइल आपके मैचिंग का है। ये वो प्रोफाइल है, आपका नेबरहुड प्रोफाइल वो है जहां मॉर्निंग वॉक और इवनिंग ड्रिंक्स पे आपको पड़ोसी वो मिलेंगे जो आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ पहुंचा सकते हैं। ये पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि हम बिल्डर एक बाईबैक गारंटी भी लेता है कि अगर आप कभी भी बेचना चाहेंगे तो हम उसे उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे बेचा है, हम बाईबैक कर लेंगे। हालांकि बिल्डर भी जानता है और वो बायर भी जानता है कि उस तरह के हाई लेवल ट्रांजैक्शंस में कोई 1000 यूनिट में 1 या 2 ही बाईबैक के लिए आएगा, क्योंकि उस प्रोफाइल के बायर को डिस्ट्रेस सेल में बेचने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप 100 करोड़ का अपार्टमेंट 100 करोड़ में वापस बिल्डर को बेचते भी हैं तो आपका ही लॉस है। जो आपका पैसे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो भी 2-3 साल में, वो नहीं मिलता है। स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी का लॉस हो जाता है। तो नॉर्मली बाईबैक नहीं होता है, लेकिन बिल्डर की तरफ से एक बाईबैक गारंटी होती है, क्योंकि ये वो बिल्डर हैं जिनके पास एक कार्टेल ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। वो जानते हैं कि एक बेचेगा तो मेरे पास दूसरा बायर पहले से तैयार खड़ा होगा, क्योंकि हर कोई उस रिच और इन्फ्लुएंशियल नेबरहुड में आना चाहता है। तो इसीलिए ये घर बेचे जा रहे हैं, एक प्रॉमिस के साथ बेचा जा रहा है कि आपको नेबरहुड, आपको हाई प्रोफाइल नेबरहुड मिलेगा। दूसरा कि हम जब भी आप कहेंगे हम बाईबैक कर लेंगे। लेकिन ये खेल कुछ लिमिटेड लग्जरी प्लेयर जो कि डीप रूटेड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, वो तो सक्सेसफुली खेल लेंगे। लेकिन यही खेल देख करके जो दूसरे प्लेयर मार्केट में उतर गए हैं लग्जरी और सुपर लग्जरी में, उसमें से कुछ लोग प्रोफाइल फाइनेंसिंग का खेल खेल रहे हैं। अब प्रोफाइल फाइनेंसिंग क्या होता है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप ट्रैक टू रियल्टी यूट्यूब चैनल पे सर्च मारकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे रियल एस्टेट में प्रोफाइल फाइनेंसिंग काम करता है। तो कुछ तो प्लेयर वो हैं जो प्रोफाइल फाइनेंसिंग के खेल में उतरकर लग्जरी लॉन्च कर बैठे हैं। तीसरे जो सवाल उठता है कि अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट वाले बिल्डर लग्जरी में कैसे आ गए हैं, अल्ट्रा लग्जरी कैसे लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल ये मार्केट को मिसरीड कर रहे हैं। ट्रेडिशनली रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच में शुरू से ही एक रैट रेस रहा है। मार्केट के पल्स को ये समझ नहीं पाते हैं। जब कुछ सेलेक्ट लग्जरी, सुपर लग्जरी प्लेयर्स 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और बेच देते हैं, और इन अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग के बिल्डर्स का प्रोजेक्ट नहीं सेल होता है, तो ये सोचते हैं कि हम भी उसी खेल में उतर जाते हैं। पहली बात ये, इनके पास वो डेप्थ नहीं है। दूसरी बात, इनके पास रिच और इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर का वो कार्टेल नहीं है। तीसरी बात, इनके पास बाईबैक करने के लिए डीप पॉकेट नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट क्रैश करेगा, क्योंकि जितने प्लेयर मार्केट के पल्स को समझे बिना इस खेल में उतर गए हैं, लग्जरी और सुपर लग्जरी धड़ल्ले से लॉन्च कर रहे हैं, जबकि ट्रेडिशनली वो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लेयर रहे हैं, वो सब का सब एक स्टेज पे मार्केट में क्रैश आएगा। प्रोफाइल फाइनेंसिंग वाले सबसे पहले एक्सपोज होंगे। ये जो सेलेक्ट प्लेयर्स हैं, और गुड़गांव के 1-2 प्लेयर, बिना नाम लिए आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, उनके यहां ये खेल चल जाएगा। और यही वजह है कि मार्केट में बार बार ये खबर आती है कि किस तरीके से लग्जरी और सुपर लग्जरी में डिमांड है। आप ऐसे भी सोच कर देखिए, एक ऐसी इकॉनमी में जहां सैलरी ग्रोथ नहीं है, जॉब ग्रोथ नहीं है, जहां एवरेज इंडियन के लिए घर चलाना मुश्किल है, शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। मसलन कि आप 1-1.5-2 लाख रुपए भी कमाते हैं तो घर की ईएमआई, घर के खर्चे और बच्चों के एजुकेशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना। ऐसे मार्केट में लग्जरी और सुपर लग्जरी की जो आप खबर सुनते हैं, आप उस खबर से टेम्प्ट मत होइए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक
इसको मैं रियल एस्टेट का हवाला कार्टेल अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई 100 करोड़ की पेंटिंग बिक रही है, 150 करोड़ की पेंटिंग बिक रही है, 50 करोड़ की पेंटिंग बिक रही है। क्या वाकई वो पेंटिंग की कीमत होती है? नहीं, वो एक रिच और इन्फ्लुएंशियल कार्टेल के बीच में ही वो पेंटिंग मूव करती है, और वो पेंटिंग में एक अंडरलाइन कमिटमेंट होता है कि जिसके पास भी है वो इसको जब चाहेगा इन कैश कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से दुबई या सिंगापुर 50 करोड़ 100 करोड़ कैश लेकर तो नहीं जा सकते, लेकिन एक पेंटिंग लेकर जा सकते हैं, जिस पेंटिंग की एक सर्टेन रिच कार्टेल में कीमत हर जगह वही है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि दुबई में इंडिया का जो ऑफिशियल रेमिटेंस होता है, चूंकि आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते ओवरसीज, जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस स्कीम है, उसके तहत। लेकिन उससे 3 से 4 गुना एक इंडस्ट्री एस्टिमेट है कि पैसा ट्रांसफर होता है। तो कैसे होता है? ये कुछ ऐसा ही है कि जिसके पास वो गिवन पेंटिंग है उसकी कीमत वो जहां जाएगा वही मिलेगी। लग्जरी और सुपर लग्जरी रियल एस्टेट में यही कार्टेल काम कर रहा है कि अगर आपके पास इस पर्टिकुलर बिल्डर के इस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में एक यूनिट है, तो आप उसकी जब चाहेंगे लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि बिल्डर ही बाईबैक करने को तैयार बैठा है और आपका पैसा सेफ है। हम सब जानते हैं कि जिसके पास एक सर्टेन नेटवर्थ से ऊपर हो जाता है उसके लिए पैसा पार्क करना बहुत मुश्किल होता है, और रियल एस्टेट सबसे सेफ एवेन्यू होता है। तो कुछ रियल एस्टेट के लग्जरी प्लेयर्स ने इस खेल को समझ लिया है और वो इसको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको देखकर लार्ज यूनिवर्स ऑफ डेवलपर्स उसी खेल में उतरना चाहते हैं, और यही इस मार्केट का सबसे बड़ा फियर फैक्टर है। आप अगर लग्जरी और सुपर लग्जरी के भी बायर हैं तो आप एक बात याद रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उन ब्रांड्स के पास जाकर खरीदें जो लीगेसी ब्रांड्स हैं, जिनका एक हिस्ट्री है लग्जरी हाउसिंग क्रिएट करने का। ये जितने अफोर्डेबल से निकलकर लग्जरी और सुपर लग्जरी में गए हैं एक रैट रेस के तहत, वो सब क्रैश कर सकते हैं। तो लग्जरी का जो सेल है, सुपर लग्जरी का सेल है, ये जो सवाल उठता है उसके पीछे यही कार्टेलाइजेशन है। क्या ये पैन इंडिया हाउसिंग मार्केट की सच्चाई है? नहीं, ये खेल सबसे ज्यादा गुड़गांव में हो रहा है, दूसरे लेवल पर मुंबई में हो रहा है, लेकिन पैन इंडिया लेवल पे आज हाउसिंग में एक सीरियस क्राइसिस है। लेकिन खबरों में जब आप पढ़ेंगे कि 100 करोड़ का घर बिक रहा है, 150 करोड़ का घर बिक रहा है, 190 करोड़ का घर बिक रहा है, तो आपको लगेगा कि मार्केट में तो एक जबरदस्त हाइप है, बुलिश मार्केट है। और यही वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि जब मार्केट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे ऑपरेट करने लगता है तो मार्केट क्रैश भी करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।